नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जो लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, इस वीडियो को आप देखिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है, तो पूरी निरंतरता के साथ डेली बेसिस पर आप इस क्लास को जरूर फॉलो कीजिएगा। चाहे आप बिहार में किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, यहाँ से आपकी भरपूर हेल्प होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। हमने आपसे पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो जल संरक्षण के मामले में बिहार का शीर्ष पर रहा है, अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो के प्रमुख टॉपिक, प्रमुख खबरों की बात करें जिस पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो उनमें से कुछ यहाँ पर हमने आपको दिखाया है। तो देखिए, पहला है कि ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार टेली डेंसिटी यानी कि दूर संचार घनत्व के मामले में बिहार देश में सबसे पीछे रहा है। बिहार में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदले जाएंगे। इसरो की चंद्रयान-3 मिशन टीम को अमेरिका में सम्मानित किया गया। डब्ल्यूएचओ द्वारा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। जल जीवन मिशन के तहत नल का जल उपलब्ध कराने में नीलगिरी जिला, जो कि तमिलनाडु का एक जिला है, ये पूरे भारत में जिलों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला है पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन। इस पुस्तक का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 ये रांची झारखंड में आयोजित होंगे। साइमन हैरिस, जो कि अभी हाल ही में आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। राजस्थान में गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। और अगला है वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर गहराई में एक विशाल महासागर की खोज किया है। तो इन सारे टॉपिक पर हम इसमें चर्चा करेंगे और संबंधित सारी जानकारी, जो पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में यहाँ से संबंधित तथ्यों से पूछे जाने की है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दूर संचार घनत्व अर्थात टेली डेंसिटी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार इसमें सबसे अंतिम स्थान पर है। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे डेटा आपको दिख रहे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आप सभी को ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात ट्राई के इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दूर संचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। कुल मिला के बात यहाँ पर ये याद रखिए कि ट्राई की एक नवीनतम रिपोर्ट हाल ही में आई है और इस रिपोर्ट के आधार पर टेली डेंसिटी के मामले में बिहार अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो सबसे निचले पायदान पर है। इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई कुछ और भी बातों की हम चर्चा यहाँ पर करें। अगले कुछ पॉइंट में आप देखिएगा कि जनवरी 2024 की इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 पर ये आधारित है, मतलब जनवरी 2024 तक का डेटा इसमें संग्रहित है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार झारखंड सर्किल का जो टेली डेंसिटी है यानी कि जो दूर संचार घनत्व है, यह महज 56.66% है। अर्थात बिहार झारखंड सर्किल में 100 लोगों पर सिर्फ 57 ही कनेक्शन है। यहाँ पर हम बात फोन डिवाइस की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कनेक्शन की, सिम कार्ड की। ये चीज़ें यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, जो सर्किल है, आप लोग जो रिचार्ज भी करते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई वोडाफोन का नंबर है, तो उसमें जब रिचार्ज करते हैं तो एक सर्किल आपसे पूछा जाता है कौन से सर्किल में आता है। तो बिहार और झारखंड दोनों एक ही सर्किल में है और ये चीज़ें ध्यान रखिए। और यहाँ पर जो डेटा आपके समक्ष आए हैं कि यहाँ पर 56.66% ही टेली डेंसिटी है। कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि प्रति 100 लोगों पर, मतलब कि जितना डेंसिटी होगा, ये समझिए कि इतने कनेक्शन है 100 लोगों पर। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी है, मैथमेटिकली अगर एक कुछ हम इसकी चर्चा करें, हमने कई बार आपको बताया भी है मैं, लेकिन फिर भी देखता हूँ बहुत जगह पे कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत करते हैं। इसे 56.66 नहीं पढ़ा जा सकता है, मैथमेटिकली ये रॉन्ग होता है। 56.66% इसे पढ़ना एकदम करेक्ट होगा। हालांकि ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखेगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पर जो हम टेली डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये जो आंकड़ा बिहार के संदर्भ में, बिहार और झारखंड के संदर्भ में आपको दिख रहा है, जो कि 57 कह सकते हैं एक प्रकार से, लगभग 57
कनेक्शन ही है प्रत्येक 100 लोगों पर, तो ये देश में सबसे कम है। और वहीं पर अगर हम बिहार के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश में ये जो टेली डेंसिटी है लगभग 67% है। उड़ीसा की बात करें तो 76%, पश्चिम बंगाल की बात करें तो 82% है। तो ये चीज़ें खास करके उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि को लेकर यहाँ से ध्यान आप लोग रखेंगे। आइए कुछ जानकारी और भी यहाँ से मैं आपको दे दूँ, इसी रिपोर्ट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि बिहार झारखंड सर्किल में मोबाइल ग्राहकों की जो संख्या है वो 9.45 करोड़ है। पुनः आपको बता दूं कि यहाँ पर हम मोबाइल फ़ोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन कनेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब सिम कार्ड की बात कर रहे हैं। तो इसकी संख्या 9.45 करोड़ है। और इनमें भी अगर हम बात करें जो अलग-अलग कंपनियाँ हैं, जैसे कि जियो की बात करें तो जियो का जो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा है। जियो का जो सिम कार्ड है, जियो का जो कनेक्शन है वो 4.04 करोड़ है। जो नवीनतम रिपोर्ट है ट्राई की उसी आधार पर चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है एयरटेल 4.12 कनेक्शन, मतलब 4.12 करोड़ कनेक्शन। और फिर आता है वोडाफ़ोन आइडिया। दोनों को मिला के देखिए, पहले वोडाफ़ोन अलग था और आइडिया अलग था, लेकिन अब दोनों साथ में काम करती है। तो वोडाफ़ोन आइडिया जो है ये 76.35 लाख और वहीं पर बीएसएनएल 51.84 लाख, मतलब इतने सारे ग्राहक, मतलब एक प्रकार से देखिए तो इतने सारे कनेक्शन इस समय चल रहे हैं यहाँ पर बिहार झारखंड सर्कल में। तो कुल मिला के यहाँ पर ये आंकड़े भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। अच्छा, पिछला रिपोर्ट जब हम इसको लेकर जानकारी दे रहे थे 2023 में, तो पिछले रिपोर्ट के आधार पर देखें तो बिहार का दूरसंचार घनत्व जो था ये 55.23% था। और इस मामले में दिल्ली सबसे आगे था। दिल्ली का जो दूरसंचार घनत्व था ये तो 273.67% दर्ज किया गया था। लेकिन इस समय नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर तकरीबन ये 280 के आसपास ये पहुंच गया। टेली डेंसिटी जो दिल्ली का है वो 280 के आसपास है। तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ पर टेली डेंसिटी को लेकर जो ट्राई की नवीनतम रिपोर्ट है उस पर आधारित था, जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न शिक्षा से संबंधित है। देखिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किया है। देखिए ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि घोषणा के अनुसार बिहार की करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदले जाएंगे। और इन स्कूलों की बात करें तो इनमें से नव सृजित जो प्राथमिक विद्यालय हैं और साथ ही साथ जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैं, जो नव सृजित हैं, जो नए नए बने हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इन स्कूलों का जो नाम है वो नव सृजित और उत्क्रमित के बदले राजकीय या फिर देश एवं राज्य के देशभक्त महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे। मतलब 3 इसमें कैटेगरी बतलाया गया है। एक तो या तो उसका नाम राजकीय, मतलब जो नाम होगा स्कूल का उससे पहले राजकीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, या फिर देश या राज्य के किसी प्रमुख महापुरुष, जो देशभक्त महापुरुष रहे हैं, जो महान हस्ती है, उनके नाम पर ये रखा जाएगा। और इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से बातें निकलकर सामने आई है, इसी आधार पर यहाँ पर हमने प्रश्न को शामिल किया है। और शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी भी की जा रही है और जुलाई 2024 के बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। ये सारी बातें अभी मीडिया में चल रही है, उसी आधार पर जानकारी पर्पज से यहाँ पर हमने शामिल किया है। आइए कुछ और भी तथ्यों को हम देखते हैं जो कि एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट है कि नया मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो एनडीए सरकार की गठबंधन में, यहाँ पर कह सकते हैं एनडीए की गठबंधन में जो सरकार बनी है बिहार में, तो आपको ध्यान रखना है नई मंत्रिमंडल में जब विभागों का बंटवारा हुआ तो सुनील कुमार बिहार के शिक्षा मंत्री बने हैं। और वर्तमान में सुनील कुमार बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, ये यहाँ पर नोट कीजिएगा। अच्छा, पिछले साल दिसंबर 2023 में बिहार शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत किया गया था। और आपको बता दूं कि यह प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में, बेसिक ट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है मिशन दक्ष के बारे में। और ये चीज़ें हमने विस्तार पूर्वक बतलाया था। हालांकि यहाँ पर वन लाइनर में चीज़ें हमने रिकॉल कराने के लिए डाला है ताकि आप ये ध्यान में रखें। तमाम चीज़ें इस सीरीज के माध्यम से हम आपको विस्तार पूर्वक बतलाते हैं। नो डाउट अगर आप यहाँ पर डेली बेसिस पर क्लास को फॉलो करेंगे तो दूसरे सोर्स पर आपको आश्रित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं से आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पर मिशन दक्ष की, लेकिन आपको बता दूं बिहार बजट को लेकर कुछ चीज़ें हमने आपको बतलाया था। देखिए बिहार सरकार में जो वित्त मंत्री हैं मौजूदा समय में, यह है कौन, तो सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी के द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। और इस बजट में सर्वाधिक जो राशि जारी हुई, इस बजट में जो सर्वाधिक राशि का आवंटन हुआ है वो शिक्षा विभाग के लिए हुआ है 52,639 करोड़ रुपए।
और इन दोनों आंकड़ों का जो स्रोत है ये दो हिंदू है। हमने यहाँ पर ये इसलिए लिख दिया है कि बहुत सारे लोगों को ये जो बजट अभी हाल ही में 2024-25 के लिए पेश हुआ है 2,78,725.72 करोड़ रुपए का, तो बहुत सारे लोगों को आंकड़ों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर द हिंदू इसका स्रोत लिख दिया है कि वहीं से हमने ये डेटा लिया है। आई होप अब यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है तो आप गूगल पर जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। हालांकि ये वेरीफाइड है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तीसरा प्रश्न हमारा है कि किस मिशन के लिए इसरो टीम को हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसरो को जो भी हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे चंद्रयान 3 मिशन के टीम को, जो कि इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन है इसका जो टीम रहा, जो इसमें संलग्न थे कार्यों में, उसको अभी हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आइए अब यहाँ पर तथ्यों को हम देखते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की चंद्रयान 3 मिशन टीम को हाल ही में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये तो रही सम्मान की बात, चंद्रयान 3 मिशन टीम को ये सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है 2004 में शुरू हुए यह पुरस्कार स्पेस के क्षेत्र में दिया जाने वाला अब तक का सबसे शीर्ष पुरस्कार है। ये ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में और इस पुरस्कार का नाम जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर के नाम पर रखा गया है। और इनके नाम पर जो रखा गया इसके पीछे भी एक स्टोरी है। दरअसल वे नासा से संबंधित थे और नासा का जो अपोलो 13 मिशन था वो इसके हिस्सा रहे थे। तो जिस वजह से इनकी कुछ और भी उपलब्धियां थी, जिस वजह से इन्हीं के सम्मान में ये स्पेस पुरस्कार की शुरुआत की गई। अब यहाँ पर चंद्रयान 3 को लेकर जो हम बातें कर रहे हैं, देखिए पहला पॉइंट है कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया, कहां से लॉन्च किया गया, ये रॉकेट का क्या नाम है, ये चीजें तीन प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। अगला है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना था। कब, तो 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना। हालांकि दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला और एकमात्र देश है। जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई थी वो साउथ पोल पर हुई थी, इसलिए भारत को ये उपलब्धि हासिल हुआ कि साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला और अब तक का एकमात्र देश है। और चंद्रयान 3 से जुड़े हुए कुछ फैक्ट में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो थे पी वीरा मुथुवेल। ये चीजें यहाँ से याद रखनी है। देखिए ये तो बात रही यहाँ पर चंद्रयान 3 के बारे में, लेकिन इससे पहले दो और मिशन था चंद्रयान का, चंद्रयान 1 और 2, जो जानकारी अब यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसे कि चंद्रयान 1 की हम बात करें तो ये कब लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, उस समय इसरो के चीफ कौन थे, यहाँ पर लिखा गया कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था PSLV XLC-2 रॉकेट के जरिए, और उस समय यानी कि लॉन्चिंग के समय अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। दूसरा होगा चंद्रयान मिशन 2, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया GSLV M3 के जरिए, और इसरो के जो अध्यक्ष थे यानी कि जो इसरो के जो चीफ थे वो थे डॉक्टर के सिवन। और अगला है हालिया चंद्रयान 3, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए ये लॉन्च हुआ। और लॉन्चिंग के समय इसरो के जो चीफ थे या फिर वर्तमान में है यह एस सोमनाथ। तो इसरो का जो मिशन चंद्रयान 1, 2 और 3 है ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आप लोग पीडीएफ फाइल को भी एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। पीडीएफ फाइल जिन्हें चाहिए डेली बेसिस पर बीपीएससी मेकर या फिर बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहीं पर डेली बेसिस पर ये तमाम पीडीएफ फाइल को आप प्राप्त कर पाएंगे। आपको नोट नहीं करना है, वहीं पर बना बनाया नोट्स मिलेगा जिसके माध्यम से तैयारी आपकी बेहतर होती रहेगी। अच्छा, इसमें नई चीज़ें हमने कुछ और भी ऐड किया है, वो अभी थोड़ी देर बाद हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इसरो की हालिया उपलब्धियों में कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट हमने शामिल किया है। एक तो चंद्रयान जो 3 की हम बात कर रहे थे, लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, ये आप जान चुके। सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को। अच्छा, 14 जुलाई 2023 को जो ये लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3, ये वही तिथि है जिस तिथि को प्रेमचंद रंगशाला पटना में किन्नर महोत्सव आयोजित हुआ था। ये तिथि ध्यान रखिएगा। और अच्छा, ये रॉकेट का नाम लिखा गया है। अच्छा, इसमें जो लैंडर और रोवर लगा हुआ था इसका नाम क्या था, क्रमशः विक्रम और प्रज्ञान जो थे, ये चंद्रयान 1 और 2 की तरह ही इसका लैंडर और रोवर का नाम है। अब यहाँ पर देखिए
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, चाइना और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का जो चौथा देश बना है, कौन बना है? ये भारत बना है। अच्छा, इस सूची में पांचवा देश भी अब शामिल हो चुका है। कौन है? तो पांचवा देश जो कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है रिसेंटली, वो देश है जापान। तो ये जानकारी आपको याद रखना है। अच्छा, आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा। तो ये बातें भी यहाँ से नोट करेंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर विभिन्न देशों की जो सरकारी एजेंसी है उसको लेकर कुछ चीज़ें हमने आपके समक्ष रखा है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल हम इसरो की बात करें तो इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, इसरो की बात हो रही है तो इसरो से संबंधित अभी इसरो का एक जो रोबोट है जो कि बहुत ज़्यादा खबरों में रहा है, व्योम मित्र इस रोबोट का नाम है, जो कि महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। ये इसरो से ही संबंधित है, बस ये नाम ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए ये महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे। दो रोबोट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे जो कि खबरों का विषय रहा है। एक तो मीका है जो कि एआई रोबोट, और एक है सोफिया जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट। देखिए, ये जो दो रोबोट के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी है। इनमें अगर हम मीका की बात करें तो कोलंबिया की एक कंपनी डिक्टेटर ने अपने सीईओ को पद से हटाकर ये एआई रोबोट मीका को अपना सीईओ बनाया है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस वाले पॉइंट में ये जानकारी हमने दिया है। वहीं पर सोफिया की बात करें, अच्छा मीका को आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोफिया की बात करें तो ये वाला तस्वीर में है, और ये आपको ध्यान रखना है, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। अच्छा, सोफिया को 2017 में सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान हुई थी, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा खबरों में आया था। अच्छा, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये साड़ी पहनी हुई नजर आ रही है, दरअसल इसके पीछे आपको बता दूं रीजन यहाँ पर यह है कि भारत आई हुई थी कोलकाता में किसी समारोह में ये संबोधित कर रही थी। ठीक है, तो वहीं का ये तस्वीर है। तो ये दो रोबोट जो कि मीका एक एआई रोबोट है और सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये दो रोबोट बहुत सुर्खियां बटोरी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चौथे प्रश्न पे आ चुके हैं। डब्ल्यूएचओ द्वारा हालिया जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? जो नवीनतम रिपोर्ट अभी आई है, देखिए जो रिपोर्ट है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए 2022 पर आधारित है ये रिपोर्ट। अब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 2.9 करोड़ जो भारतीयों की मौत हुई है ये हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। और यहाँ पर इस रिपोर्ट से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारी है, आप यहाँ पर देखिए, चीज़ों को ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा 9 से लेकर 11 अप्रैल 2024 तक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और यहीं पर ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 पेश किया गया। और इस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो यहाँ पर जो बातें निकल कर सामने आई है कि भारत वायरल हेपेटाइटिस रोग के सबसे अधिक प्रसार वाले देशों में है। यानी कि जो स्थिति है ये यहाँ पर भारत में मतलब अन्य देशों की तुलना में दयनीय है। अगले कुछ पॉइंट में इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार 2022 में लगभग 2.9 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस बी, और उसके बाद 0.55 करोड़ जो भारतीय हैं हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे। ये यहाँ पर आप ध्यान रखें, और इनकी मौत हुई है, मौत का आंकड़ा यहाँ पे दर्शाया गया है। 2022 में जो मतलब 2022 को लेकर जो मतलब कह सकते हैं आंकड़ा जारी हुआ है, तो कुल 187 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिनमें आपको ये ध्यान रखना है कि 1.3 मिलियन लोगों की जो मृत्यु है ये वायरल हेपेटाइटिस के कारण हुई है, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी और सी दोनों है। और दोनों को अलग अलग देखें तो जिनमें 83% जो मौत है वो हेपेटाइटिस बी, जबकि 17% जो मौतें हैं वो हेपेटाइटिस सी के कारण हुआ है। ये डब्ल्यूएचओ की इस नवीनतम रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। और आपको बता दूं कि डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक दुनिया भर में हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज को लेकर एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। और एक अहम जानकारी इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस से हर रोज 3500 लोगों की मौत हो रही है। पूरी दुनिया की यहाँ पर बात हो रही है, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है, जरूर इसे ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस के जो सर्वाधिक मामले इस समय मिले हैं नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर, इसमें चाइना आगे है, फिर उसके बाद भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस और रूस आदि देश इसमें शीर्ष पर है। अच्छा, इस रिपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आंकड़े वगैरह यहाँ पर जगह नहीं थी, हमने शामिल नहीं किया है, लेकिन जो मंथली पीडीएफ आपको मिलेगा, जो कोर्स में आप कोर्स लिए हुए हैं वहाँ पर आपको चीज़ें विस्तृत तौर पर दिखेगा पीडीएफ में, मंथली वाले पीडीएफ में।
वो चीज़ें आपको जल्द उपलब्ध होगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे, डब्ल्यूएचओ की चर्चा हुई है, तो 2-3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में खबरों में रहा है, उसे देख लेते हैं। एक तो डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है, मतलब इसका जो पूर्ण रूप है डब्ल्यूएचओ का वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है यानी कि जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आप यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के लोगों को देख सकते हैं। लोगों से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ की 76वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। कब? तो 7 अप्रैल 2024 को। अभी डब्ल्यूएचओ हाल ही में खबरों में इसलिए भी रहा था, एक तो स्थापना दिवस को लेकर, दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में कोविनेट नाम से एक नया लैब नेटवर्क लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ये है कि कोरोना वायरस के जितने भी प्रकार हैं, जैसे कि SARS-CoV-2 और उसके बाद MERS-CoV आदि जितने भी कोरोना वायरस के प्रकार हैं, सभी का पता लगाने के लिए, पूरी दुनिया में सभी का पता लगाने के लिए, उसका निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए जो उसकी वैश्विक क्षमता है, यानी कि डब्ल्यूएचओ की जितनी भी क्षमता है उसे बढ़ाने की दिशा में ये वैश्विक लैब नेटवर्क अभी हाल ही में लॉन्च किया है कोविनेट नाम से। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है कि वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। डब्ल्यूएचओ की बात हो रही है, ये ध्यान रखिए, भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था 2014 में। हालांकि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अंतिम जो पोलियो मरीज था ये भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है, यहाँ पर कोलकाता में एक जगह है हावड़ा, यहीं पर वर्ष 2011 में अंतिम पोलियो मरीज मिला था भारत में। उसके बाद अब तक नहीं मिला है और 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें पोलियो की तो पल्स पोलियो कार्यक्रम जो कि 2 बूंद जिंदगी की, इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 16 मार्च 1995 को की गई थी। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 5वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में नल का जल उपलब्ध कराने में भारत का कौन सा जिला पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नीलगिरी जिला जो कि तमिलनाडु का है, ये पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा है। अब यहाँ पर आपको इससे संबंधित जानकारी दे दूं कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में नल का जल उपलब्ध कराने में देश के 299 जिला में तमिलनाडु का नीलगिरी तमिलनाडु का नीलगिरी जिला को देश में पहला स्थान मिला है। देखिए ये जो सर्वेक्षण हुआ था 299 जिलों में किया गया और इसके आधार पर जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें तमिलनाडु का नीलगिरी जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अच्छा, ये नीलगिरी वही नीलगिरी है जहां पर 2021 में जो भारतीय सेना का जो Mi-17V5 विमान था जो कि कह सकते हैं दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जो कि वहां पर आपको हमने बतलाया भी था कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत की मौत हुई थी। कल वाले वीडियो में भी हमने चर्चा किया है। कुल 14 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी, इनमें उनकी पत्नी भी सवार थी मधुलिका। ठीक है, तो ये वही जिला है नीलगिरी। यहीं पर एक स्थान है कुन्नूर जहां पर ये Mi-17V5 विमान जो कह सकते हैं क्रैश हुआ था। अब यहाँ पर देखिए जो हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन की, तो इसके तहत जो चीज़ें हम आपको बतला रहे थे, तो इसमें नीलगिरी जिला प्रथम स्थान पर रहा। हालांकि टॉप 10 की बात करें तो नल का जल पहुंचाने में टॉप 10 में तमिलनाडु के 3 जिला और उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। कुल मिला के बात यह है कि टॉप 10 में ये केवल 2 ही राज्य हैं, एक तो तमिलनाडु और दूसरा उत्तर प्रदेश। इसमें दूर दूर तक बिहार का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे हम आपको जानकारी दें टॉप 5 जिलों की, तो नीलगिरी जिला तमिलनाडु का प्रथम स्थान पर रहा, उत्तर प्रदेश का महोबा दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का कुड्डालोर जिला, उत्तर प्रदेश का मेरठ जो है चौथे स्थान पर और उत्तर प्रदेश का ललितपुर जो है ये रहा है 5वें स्थान पर। अगर टॉप 5 की बात करें तो टॉप 5 में इसमें देखना आपको कि 2 जो है ये तमिलनाडु का है और 3 जो है ये उत्तर प्रदेश का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। देखिए बिहार में भी ये जल जीवन मिशन बेहतर तरीके से संचालित हुई और ये सफल नहीं हो पाई, बहुत ही दयनीय स्थिति है। काम जिस प्रकार से हुआ, जितना टैंकी वगैरह लगा, जितना मतलब नल जल मतलब जल को पहुंचाने के लिए जो नल लगाया गया वो बिल्कुल से एकदम जर्जर स्थिति में पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है। एक बूंद आपको पानी वहां पर नहीं मिलेगा। हमारे एरिया में जो मतलब देखने को मिलता है वो चीजें हम आपको यहाँ पर बतला रहे हैं, मतलब बेकार पैसा पूरी तरह से व्यर्थ चले गया।
कोई ज़रूरत नहीं था इस तरह का पहल का, ठीक है? जहाँ ज़रूरत था वहाँ पर ये किया जाता। जैसे बड़े शहरों में, ख़ास करके पटना में जहाँ पे पानी की दिक्कत है, वैसे शहरों में कई और भी शहर हैं जहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए। सीमांचल आदि क्षेत्रों में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी मतलब मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत थी ये करने की। हमारे एरिया में मैं बता दूँ कि जिस जगह से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, 25 फीट में आपको मतलब कह सकते हैं जलस्तर जो है मतलब सतह से महज़ 25 फीट पर है, पौने 25 फीट में निकल जाता है। तो समझ लीजिए कि वहाँ पर पानी की स्थिति कैसी होगी, इतनी अच्छी होगी। मतलब नीचे जितना जाएँगे उतना बेहतर पानी आपको मिलेगा, ये चीज़ है। 80 फीट के आस-पास पानी का जो मतलब कहते हैं 80 फीट के आस-पास एकदम स्वच्छ पानी और ख़ास करके मतलब वो उसमें एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, पीने का जो टेस्ट है वो बहुत बेहतर होता है 80 फीट के आस-पास। तो ये चीज़ें फ़िलहाल यहाँ से चीज़ें ध्यान आपको रखना है। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको पिछले साल दे रहा था कि 20 घन मीटर से ऊपर अगर पानी का कोई इस्तेमाल करता है भूजल का मतलब उसके लिए एनओसी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया था बिहार सरकार ने। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए 20 घन मीटर। चलिए अब यहाँ पर अगला पॉइंट है जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई थी। और शुरुआत के समय में नरेंद्र मोदी ने उस समय घोषणा किया था या फिर जो लक्ष्य लिया था कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का कनेक्शन दिया जाएगा और नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाएगा। तो ये प्रश्न है कि हालिया लिखित पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन का विमोचन किया गया है। बताएं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा विद्याधर के फाटक। पाठक नहीं बल्कि फाटक। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन यानी कि भारत के शहरीकरण के लिए योजना नामक पुस्तक के लेखक विद्याधर के पाठक हैं और इस पुस्तक का विमोचन 9 अप्रैल 2024 को सीईपीटी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक के विषय वस्तु की बात करें तो यह पुस्तक 2 दशकों में लिखे गए निबंधों का एक प्रकार से संग्रह है, जो कि सामाजिक सेवा, परामर्श और शिक्षा में उनके 50 से अधिक वर्षों के अनुभव को दर्शाता है या फिर दर्शाया गया है। यही इस पुस्तक की विषय वस्तु है, जो कि पिछले 2 दशकों में लिखे गए हैं, वही चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक जानकारी इसी प्रकार के पुस्तक के बारे में हमने आपको दिया था। इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं कि भारतीय दूरसंचार इंजीनियर, उद्यमी व प्रसिद्ध लेखक सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा यानी कि सैम पित्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का हाल ही में विमोचन किया गया। और यह पुस्तक की बात करें तो भारत और अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का पता लगाने पर आधारित है। कुल मिला के बात यहाँ पर इस पुस्तक के मूल उद्देश्य की बात करें तो लोकतंत्र का सही अर्थ क्या है, युवाओं के बीच ये बतलाता है ये पुस्तक और साथ ही साथ आने वाले समय में, आने वाले युग में इसके अस्तित्व यानी कि लोकतंत्र के अस्तित्व और समृद्धि में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित करता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे इस पुस्तक के बारे में, पुस्तक के कवर पेज को यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। 7वां प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में किया जाएगा। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का जो आयोजन है ये 30 अप्रैल से लेकर 9 मई 2024 तक झारखंड की राजधानी रांची में किया जाएगा। और ये रांची में कहाँ पर आयोजित होगा? तो मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में ये आयोजित होगा। यहाँ से जो भी चीज़ें निकल कर सामने आएगी वो हम आपको अवश्य बतलाएंगे। फिलहाल ये जो आयोजित होगा इसको लेकर बस इतना ही ध्यान रखिए। अब देखिए हॉकी की बात हुई है तो ऐसे में कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं अतिरिक्त, रिसेंटली हमने दिया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पर वो जानकारी है जो कि अभी हम आपको बतलाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH का अभी हाल ही में एक रैंकिंग आया था। और FIH की इस रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम वर्तमान में चौथे स्थान पर है, जबकि महिला टीम 9वें स्थान पर है। FIH की इस रैंकिंग के आधार पर जो मार्च 2024 में आई है, इसमें पुरुषों की कैटेगरी में नीदरलैंड 3060.23 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद बेल्जियम दूसरे और जर्मनी तीसरे और अपना भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। वहीं पर दूसरी ओर महिला वर्ग की बात करें तो इसमें भी नीदरलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना, तीसरे स्थान पर जर्मनी और चौथे स्थान पर अपना भारत 2215 अंकों के साथ है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का नवीनतम जो रैंकिंग है, इसको आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। आइए अब यहाँ पर थोड़ी-सी जानकारी मैं आपको इसके बारे में दे दूँ। एक नया पहल हमारे टीम के द्वारा शुरू किया जा रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। एक तो बात आप लोग जानते हैं कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से चीज़ें आपको मिल रही है, लेकिन ये सेम प्रक्रिया खास करके करंट अफेयर्स में, सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट अफेयर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे।
तो करंट अफेयर्स का मटेरियल आप रोजाना टेलीग्राम पेड ग्रुप के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको दैनिक यानी कि डेली नोट्स, मंथली नोट्स और ईयरली नोट्स मिलेंगे। सुबह 6 बजे हर दिन ये प्रक्रिया संचालित होगी और हर दिन आपको दैनिक समाचार पत्रों का जो निचोड़ है, जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, जो चीज़ें आप यहाँ पर वीडियो में देखते हैं, जिस प्रकार के स्लाइड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, हूबहू सेम चीज़ें आपको इस ग्रुप में, जो पेड ग्रुप हम आपको यहाँ बता रहे हैं, इसी ग्रुप में आपको मिलेगा। एक तो ये एप्लीकेशन पे मिल रहा है, जो लोग एप्लीकेशन पे लेना चाहते हैं वहाँ ले सकते हैं, और जो लोग यहाँ पर पेड ग्रुप में लेना चाहते हैं पेड ग्रुप में ले सकते हैं। पेड ग्रुप में इसे मतलब लेने का मतलब इसे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो आपको इधर दिख रहा होगा। देखिए, पेड ग्रुप में ज्वाइन करने का प्रोसेस यह है कि इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो स्कैनर आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको स्कैन करते हुए पेमेंट करके ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है 82298228947923, इस पर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा और इंतजार कीजिएगा कि जब आपका मैसेज सीन हो जाए तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा और ये प्रक्रिया जो है वो विदिन 30 मिनट आपका हो जाएगा। जब तक मैसेज सीन ना हो आप लोग बार बार मैसेज मत कीजिएगा, बस पेमेंट करने के बाद थोड़ा रुक जाइएगा। जैसे मैसेज सीन होगा आपको एक कह सकते हैं लिंक मिल जाएगा, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको वहाँ पर सारा मटेरियल मिल जाएगा। और इस पेड ग्रुप की एक खास विशेषता यह होगी कि 299 रुपये में हम आपको लाइफ टाइम, अगर आप एक बार ज्वाइन करेंगे तो लाइफ टाइम आप यहाँ पर ये नोट्स प्राप्त करते रहेंगे, आपको रिमूव नहीं किया जाएगा ग्रुप से। मतलब कि आप यहाँ पर बरकरार रह सकते हैं, जब भी आपको जरूरत पड़े यहाँ पर मटेरियल आप लोग देखते रहेंगे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता किसी एग्जाम में तब तक आप यहाँ पर बने रह सकते हैं इस ग्रुप में। तो यही विशेषता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन स्कैनर का, या फिर आप इस यूपीआई नंबर पे भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस पर भेज सकते हैं। तो यही प्रोसेस है, आप लोग इसको अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन जरूर कीजिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसी नंबर पे आपको हमसे संपर्क करना है। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं जिन्होंने लियो वराडकर का स्थान लिया है। देखिए, लियो वराडकर जब पिछली बार चुने गए थे यहाँ के, एक तो बात यहाँ पर यह है आयरलैंड की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय लियो वराडकर आयरलैंड के सबसे कम उम्र के युवा प्रधानमंत्री चुने गए थे। लेकिन अब जो बात हुई है इसमें आपको ध्यान रखना, साइमन हैरिस है इनका नाम, जो कि अभी हाल ही में आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने या फिर युवा प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि साइमन हैरिस हाल ही में 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। वे महज 37 वर्षों के, जो आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। उन्होंने इस पद पर भारतीय मूल के लियो वराडकर का स्थान लिया है। लियो वराडकर भारतीय मूल के थे और आपको ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे मुलाकात भी की थी और ये बहुत ज़्यादा खबरों में भी आया था। और आपको ये ध्यान रखना कि जो कि इसी साल मार्च 2024 में अपने पद से इस्तीफा दिए थे। यहाँ पर लियो वराडकर की बात हो रही, तो इस्तीफे के बाद अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि साइमन हैरिस से पहले लियो वराडकर 2017 में 38 वर्ष की उम्र में आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये उपलब्धि इनके नाम थी, लेकिन 37 वर्ष के आयु में भी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। आयरलैंड से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा कि आयरलैंड शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश बनने की राह पर है और इस नीति को मंजूरी भी दे दी गई है और जो कि 22 मई 2026 को लागू होगी। और देखिए, आयरलैंड की बात हो रही तो आयरलैंड की एमी हंटर जनवरी 2024 में आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई थी, जिन्हें आप यहाँ पर एमी हंटर को इस तस्वीर में देख रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आयरलैंड की जो राजधानी वो है डबलिन। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो चीज़ें हम आपको अपडेट करते रहते हैं। एक तो जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का ये आंकड़ा है, 2023 का पूरा डेटा यहाँ पर आपके समक्ष है। वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में जनवरी और फरवरी की घोषणा हो चुकी है, मार्च वाला अभी तक नहीं आया है। जब आएगा तो हम यहाँ पर आपको अपडेट कर देंगे। तो जनवरी 2024 में सामर जोसेफ वेस्टइंडीज के और एमी हंटर को ये चुना गया था प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिला वर्ग में। अच्छा, सामर जोसेफ वेस्टइंडीज के पहले पुरुष क्रिकेटर हैं जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आयरलैंड की बात हो रही है तो आप लोग एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जब इतिहास में आप पढ़ते हैं इसकी स्थापना को लेकर या फिर इसके अध्यक्ष को लेकर, अधिवेशन को लेकर, तो इसमें एक जरूरी बात ये निकल कर सामने आता है प्रथम महिला अध्यक्ष की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि मूल रूप से आयरलैंड के ही रहने वाले थे और 1917 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यहीं पर ये कह सकते हैं इसकी अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद अगर हम बात करें
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की, यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा भारतीय, तो भारतीय महिला अध्यक्ष में पहला जो नाम आता है कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, वो आता है सरोजिनी नायडू। और आपको ये ध्यान रखना है कानपुर अधिवेशन जो 1925 में हुआ था, यहाँ पर ये कह सकते हैं अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस पार्टी को लेकर खास करके ये दो बातें महिला अध्यक्ष से जुड़ी हुई जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इतिहास है वो बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही पुराना है। तो कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो चीजें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अभी हम लोग क्रिकेट से जुड़े हुए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात कर रहे थे, तो क्रिकेट से संबंधित 2023 में जितनी भी ट्रॉफी आयोजित हुई, जो इसका विजेता रहा, कौन सा संस्करण रहा, पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा, हम आपको बता चुके हैं, फिलहाल इसे स्किप करते हैं, चलते हैं आगे। नौ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में पुस्तक श्रृंखला आई कैन कोच का खंड 2 और खंड 3 लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि सिद्धार्थ राजशेखर। आपको यह ध्यान रखना, हाल ही में चेन्नई में फ्रीडम बिजनेस रिट्रीट 2024 का आयोजन किया गया। यहीं पर सिद्धार्थ राजशेखर ने अपनी पुस्तक श्रृंखला आई कैन कोच के खंड 2 और खंड 3 को लॉन्च किया है। ठीक है, ये आप यहाँ पर कवर पेज में देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें प्रमुख पुस्तकों की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल ही हमने आपको बताया था, आज हम इसे स्किप करते हैं। ये एक प्रमुख चुनिंदे पुस्तक हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी हम आपको बतला रहे थे दो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ी देर पहले, इसके रचनाकार हैं सैम पित्रोदा। चलिए आगे चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। गॉड पार्टिकल की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी का हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, इनका नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे पीटर हिंग्स, यानी कि विकल्प नंबर ए, जो कि गॉड पार्टिकल के खोज में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाया था। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। गॉड पार्टिकल को भूतिया कण भी कहकर संबोधित किया जाता है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे हिंग्स बोसोन पार्टिकल भी इसे कहा जाता है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि पीटर हिंग्स एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे जिनका हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए उन्होंने हिंग्स बोसोन पार्टिकल यानी कि गॉड पार्टिकल के खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी खोज के लिए उन्हें वर्ष 2013 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पीटर हिंग्स की। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी आपको जानना चाहिए कि गॉड पार्टिकल के खोज में भारत का भी योगदान रहा है। इसे आप यहाँ पर इस पॉइंट को देख के समझ सकते हैं कि हिंग्स बोसोन, जिसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हिंग्स बोसोन पार्टिकल या फिर गॉड पार्टिकल, तो इसी में जो हिंग्स बोसोन लिखा गया है, तो हिंग्स बोसोन का जो हिंग्स है एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री पीटर हिंग्स के नाम पर रखा गया है, जबकि बोसोन जो है भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, गॉड पार्टिकल को हिंग्स बोसोन भी पार्टिकल कहा गया है, तो इसमें भारत का भी योगदान अहम रहा है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें, कोलकाता में जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस को फादर ऑफ गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। तो ये सारी जुड़ी हुई जानकारी है जो कि आप ध्यान रखेंगे। अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में ये आयोजित हुआ है। विकल्प नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में 11 अप्रैल 2024 को राजस्थान में गणगौर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। यह महोत्सव भगवान शिव यानी कि भगवान शिव को गण भी कहा जाता है, और देवी पार्वती जो कि गौरी के भी नाम से जाना जाता है, इन दोनों के विवाह का यह प्रतीक है। और यह महोत्सव या फिर त्योहार हिंदू कैलेंडर के पहले महीने यानी कि चैत में, जो कि मार्च अप्रैल के दौरान मनाया जाता है। कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि यह अभी हाल ही में राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया है। देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं हिंदू कैलेंडर की, तो इसमें जो 12 माह होते हैं वो चीजें यहाँ पर आपको दिख रहा है, कल भी हमने आपको बताया था। और एक बात, हिंदू कैलेंडर की बात हो रही तो विक्रम संवत को जरूर ध्यान रखिएगा। विक्रम संवत जो है ये चंद्र पर आधारित है, और विक्रम संवत से ये जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत का जो आरंभ है ये 57 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसीलिए यह विक्रम संवत जो है अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर देखें तो ये 57 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था। तो अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर तुलना करें तो वर्तमान में देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर वर्तमान में 2024 है, लेकिन वहीं पर अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें तो इसके आधार पर 2081 है वर्तमान में। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। कुछ जो प्रमुख त्योहार आयोजित हुए हैं ये चीजें यहाँ पर हमने दर्शा दिया, ये 2024 का है। इसमें 2024 में कुछ और भी ऐड हुए। कल हमने आपको बताया था उगादी महोत्सव के बारे में, आज गणगौर महोत्सव के बारे में, तो ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से कितनी किलोमीटर गहराई में एक विशाल महासागर की खोज की है?
करेक्ट आंसर होगा 700 किलोमीटर गहराई में एक विशाल महासागर की खोज की है। देखिए, हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से 7 किलोमीटर गहराई में एक विशाल महासागर की खोज की है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी से 3 गुना ज़्यादा पानी है। तो ये चीज़ें अभी खबरों में है, अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा खोज किया गया है कि पृथ्वी की सतह से अंदर 700 किलोमीटर गहराई में एक विशाल महासागर है, जो कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद जितना भी पानी है उससे 3 गुना पानी यहाँ पर है। तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ से संबंधित है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को जीक नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है। ये जानकारी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।